हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। स्टूडेंट, आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो यूपी में होने वाला एग्जाम है ROA से संबंधित, उसके लिए मैंने स्पेशल करंट अफेयर बैच शुरू करा है। यानी कि इसी करंट अफेयर के लास्ट में जो है अभी जो है आज के करंट अफेयर में मैंने 5 प्रश्न जोड़ रखे हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मैं कल से जो है यूपी ROA के लिए 10 करंट अफेयर के प्रश्न लेकर आऊँगा, जो कि उसमें 2 ऑप्शन रहेगा। डायरेक्ट आपको उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जाएगा। अभी आपको देखने में अच्छा लगेगा, बस अभी लास्ट तक आप बने रहेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होने वाली है, ठीक है। तो बस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। फिर इस बाद में लास्ट में देखेंगे ROA से संबंधित करंट अफेयर क्वेश्चन। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? अभी आपको पता है कि जो है भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिनमें से 3 राज्य में जो है बीजेपी की सरकार बन गई है, एक राज्य में कांग्रेस का बना है और एक राज्य में किसका बना है? जोरम पीपुल फ्रंट का। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भजनलाल शर्मा को। इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं? बीजेपी के CM कौन बनाए गए हैं? विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया है? मोहन यादव को। और राजस्थान में अभी किसे बनाया गया है? तो भजनलाल शर्मा जी को। ये जो है किस सीट से मतलब चुने गए थे? तो ये सांगानेर सीट से चुने गए थे। ये मतलब सांगानेर के MLA हैं। और राजस्थान में जो है 2 डिप्टी CM भी बनाए गए हैं। एक का नाम है दिव्या कुमारी और दूसरे डिप्टी CM बने हैं कौन? प्रेमचंद बैरवा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब व्याख्या देखते हैं कि जो है राजस्थान में जो है 200 सीट थी। 200 सीट में से 199 सीट पर चुनाव हुआ था, क्योंकि एक सीट पर जो है जो कैंडिडेट लड़ रहे थे उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी हाल ही में जो है मतलब उस सीट पर, विधानसभा सीट पर चुनाव बाद में होगा। तो चुनाव जो है 199 सीट पर लड़ी गई थी, जिनमें से बीजेपी ने कितना सीट जीता था? तो 115 सीट जीत लिया था, ठीक है। तो अपने CM को किसे बनाए हैं राजस्थान में? तो भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया है। अब देखते हैं कि राजस्थान में जो है विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वासुदेव देवनानी जी को। वासुदेव देवनानी जी को राजस्थान का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये हो गए आपके 3 राज्य के CM। एक तो आपका मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा। बाकी के जो 5 राज्य थे उनमें से 2 राज्य का किसे CM बनाया गया है? तो मिजोरम के CM बने हैं लाल दुहोमा जी, जो कि इनकी पार्टी का क्या नाम है? जोराम पीपुल्स फ्रंट पार्टी के ये CM बने हैं। और तेलंगाना का CM किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी के CM बने हैं। अब अपने सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जीकू 2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो आपका पहले सही जवाब हो जाएगा लैंड स्पेस। चीन का जीकू 2Y3, चीन का जो रॉकेट है उसका क्या नाम है? चीन का रॉकेट का क्या नाम है? जीकू 2Y3। यह जो है CH4 यानी मीथेन से संचालित रॉकेट है। कौन सा? जीकू 2Y3। यह जो है इस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो लैंड स्पेस कंपनी ने इसे बनाया है। और अभी इसी के माध्यम से जो है इस रॉकेट के माध्यम से 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है जो ईंधन प्रयोग किया गया था उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया गया था? तो मीथेन से इसे जो है मीथेन ईंधन का प्रयोग करके इन 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। मीथेन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि मीथेन जो है कम प्रदूषण करता है और सस्ती भी होती है, और इसके बाद इसे पुनः यूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मीथेन जो है कहाँ से निकलती है? मीथेन गैस जो है दलदली भूमि से निकलती है। धान का जब पराली फूंका जाता है, मतलब उसे जला दिया जाता है खेतों से, धान की खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके मतलब मुख से भी मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। तो हाल ही में जो है मीथेन से सफलतापूर्वक मीथेन ईंधन का प्रयोग करके सफलतापूर्वक
लॉन्च किया गया 3 उपग्रह का क्या नाम है, रॉकेट का क्या नाम रखा गया है, तो GQ-2Y3। और यह रॉकेट किस देश का है, तो यह रॉकेट है चीन का, जो कि लैंड स्पेस कंपनी ने बनाया है। भारत में जो सूर्य मिशन भेजा गया था जिसका क्या नाम था, आदित्य L1। आदित्य L1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो PSLV-C57। इसके बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था मून मिशन के लिए। इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, तो LV-M3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। वहीं NVS-01 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो GSLV-F12 से इसे लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर प्रश्न को। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 आरंभ किया है, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 23 प्रारंभ किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। कैसे याद रखेंगे, वी से आपका हो जाएगा वियतनाम, IN से हो जाएगा इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा यह किया गया है। और पहली बार इसे कभी स्टार्ट किया गया था, तो बिनबैक्स पहली बार स्टार्ट किया गया था 2018 में। वियतनाम की और जो है बिनबैक्स अभ्यास जो है कहाँ पर किया गया है, तो यह वियतनाम की राजधानी हनोई में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो है हाल ही में जो है प्रस्थान अभ्यास कहाँ पर किया गया है, तो यह प्रस्थान अभ्यास किया गया है बम्बई में, और किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। अभी हाल ही में भारत ने INS कृपाण जहाज किसे दिया है, वियतनाम को दिया है। चीन से जो है इसका विवाद चल रहा है वियतनाम का, तो इसलिए भारत सरकार ने INS कृपाण किसे दिया है, वियतनाम को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है, तो सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार ने पहली बार बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है चेन्नई में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। शहरी बाढ़ शमन परियोजना, बाढ़ शमन परियोजना का इंग्लिश मीनिंग होता है ब्लड मिटिगेशन होता है। इसका मतलब होता है बाढ़ के प्रभाव को कम करना, इसका प्रयोग मतलब बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया परियोजना। ठीक है, इसी का नाम क्या रखा गया है, शहरी बाढ़ शमन परियोजना। और यह पहली बार किया जा रहा है कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में। आपको पता है कि जो है चेन्नई में अभी बाढ़ आया हुआ है, और किस मानसून के तहत, तो लौटते हुए मानसून के तहत जो है चेन्नई में बाढ़ आया है। और अभी हाल ही में जो है मिचोंग चक्रवात भी इस पर जो है चेन्नई के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया था, तो मिचोंग नाम दिया था म्यांमार ने। ये भी आप याद रखना, किसने नाम दिया था, तो म्यांमार ने जो है मिचोंग नाम दिया था। तो मिचोंग का प्रभाव और लौटते हुए मानसून का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, चेन्नई में। और इसको लॉन्च किसने किया था, तो शहरी बाढ़ शमन परियोजना लॉन्च किए थे गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं कि भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव और ला नीनो का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है निगेटिव, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। जबकि ला नीनो का प्रभाव कैसा होता है, तो इसका प्रभाव होता है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डोनाल्ड टस्क। इनकी व्याख्या देख लेते हैं कि पोलैंड का नया प्रधानमंत्री यानी नया PM किसे बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं डोनाल्ड टस्क। यह दूसरी बार बने हैं, लेकिन इसके पहले जो है दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये जो है 2007 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री कहाँ के रहे हैं, पोलैंड के। और फिर इन्हें जो है 2023 में पोलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, डोनाल्ड टस्क को। इसके बाद देखते हैं, अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको एंड्री राजो एलिना, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं मेडागास्कर, जो द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के पास, उसके जो है नए PM कौन बने हैं, तो एंड्री राजो एलिना बने हैं। ये भी आप याद रखना। पोलैंड की राजधानी का क्या नाम पूछा जाए, तो पोलैंड की राजधानी का नाम हो वारसा। ठीक है, और पोलैंड जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, तो पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यहीं पर पोलैंड के पास जो है एक सागर है जिसका क्या नाम है, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से 3 देश सीमा बनाते हैं। एक तो बनाता है एस्टोनिया, दूसरा लातविया और तीसरा लिथुआनिया। पहला एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया,
ये तीनों देश जो है बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं, इसलिए इन 3 देशों को क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क को। प्रश्न 6वां है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। व्याख्या देखते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 यह कब मनाया जाता है? तो यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम अब की बार रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की थीम क्या रखी गई है? हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, या इसकी थीम रखी गई है। और एक दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को, क्या कहते हैं उसे? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, जिसे क्या कहते हैं? तटस्थता दिवस। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। ये भी आप याद रखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं जो दिसंबर में मनाए जाते हैं। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। और इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां। हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो इसको शुरू किया है किसने? भारत ने। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का मतलब क्या होता है? नदी किनारे शहर को संगठन होना चाहिए, यानी कि जो नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं उनको उनके लिए एक संगठन तैयार करना कि ताकि जो है नदियों को स्वच्छ किया जा सके। तो इसके लिए जो है एक बिल पेश किया गया है, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और यह जो है मंत्रालय कहाँ का है? तो ये भारत का मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। इन्होंने भी हाल ही में जो है, आपको पता है कि COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? UAE में। तो अभी भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है पेश किया गया कहाँ पर? UAE में। जो कि लॉन्च कहाँ पर किया गया है? UAE में। और किसने लॉन्च किया है? भारत ने। तो किसने लॉन्च किया है? भारत ने। हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? भारत ने। अब देखते हैं कि भारत में जो है 2021 में लॉन्च हो चुका था। जो ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, ये भारत में पहले ही लॉन्च हो चुका था। और भारत के 30 शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनके साथ यह संगठन पहले ही बना दिया गया था। तो अभी हाल ही में COP28 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का उद्घाटन किया है। ठीक है। और यहीं पर जो है एक MOU साइन होता है, यानी कि समझौता ज्ञापन साइन होता है नमामि गंगे नदी के बीच और मिसिसिपी जो कि USA की नदी है। इन दोनों नदियों के बीच एक MOU साइन किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न है 33वां व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पुष्पा राज, यानी कि पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है व्यास सम्मान यह देता कौन है? तो यह बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और पहली बार व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। और पहली बार इसे किसे दिया गया था? तो पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। और 32वां किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और 33वां किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा पुष्पा भारती जी को, जो कि ये हिंदी लेखिका हैं। और इनकी हिंदी लेखिका हैं। और इनके उपन्यास का क्या नाम है? तो पुष्पा भारती के उपन्यास का नाम क्या है? यादें और यादें। यह जो है इनकी उपन्यास यानी कि इनकी कविता है। तो पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। किस कविता के लिए? यादें और यादें के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। 32वां ज्ञान पीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है?
किसे दिया गया है, तो 32वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सॉरी, व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो 32वां दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इनके उपन्यास किसके लिए, पागल खाना के लिए। एक बार फिर से देखेंगे, पहली बार व्यास सम्मान किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा जी को। 32वां अभी किसे दिया गया था, तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। और 33वां किसे दिया गया, तो पुष्पा भारती जी को, इनके उपन्यास किसके लिए, यादें यादें और यादों के लिए। अब देखते हैं कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक और सम्मान दिया जाता है जिसका क्या नाम है, सरस्वती सम्मान। पहली बार किसे दिया गया था, तो पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। और कब दिया गया था, तो 1991 ईस्वी में। और अभी 2023 में किसे दिया गया है, तो शिवशंकरी जी को दिया गया है। इनके उपन्यास का क्या नाम है, सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम उपन्यास के लिए किसे सरस्वती सम्मान दिया गया है, शिवशंकरी जी को। पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं BR ललितांबिका जी को क्या दिया गया है, तो इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है जिसका क्या नाम है, लीजेंडी ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, VR ललितांबिका जी को। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 56वें क्रम का किसे दिया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वें क्रम का दिया गया था नीलमणि फूफन जी को। और 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यह सम्मानित किया गया था दामोदर मौजा जी को। और इनकी किस भाषा को लिए दिया गया था, तो इनकी कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, गोवा में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 33वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा, किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है पुष्पा भारती जी को। ठीक है, 9वां प्रश्न है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता। महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता शुरू करा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, नारी शक्ति बचत खाता इसे शुरू किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या शर्तें हैं, तो शर्तें हैं कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया गया है। यानी कि जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना इनकम कर लेती हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, स्वतंत्र आज जिनका हो, जिन महिलाओं का होगा उन्हीं के लिए यह योजना शुरू करी है। किस बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें जो है 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा है, यानी कि महिलाओं के साथ अगर दुर्घटना हो जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा। और साथ में उन्हें क्या मिलेगा, फ्री में क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। ठीक है, अभी जो है हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक योजना और शुरू की गई थी महिलाओं के लिए जिसका क्या नाम था, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इसमें जो है 2 लाख रुपए दिया जाएगा 2 साल के लिए। कितने ब्याज दर पर, तो 7.5% ब्याज दर पर महिलाओं को 2 लाख रुपए 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यह योजना महिला सम्मान बजट पत्र योजना किसने शुरू किया था, तो यह भी बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। अब नारी शक्ति वंदन, ये देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था इसमें जो है बिल किस नंबर का था, तो बिल था 128 नंबर का। अगर एक्ट पूछे तो एक्ट 106वां एक्ट था। ठीक है, तो बिल जो है ज़्यादा है, एक्ट कम क्यों है, क्योंकि हर बिल जो है पास नहीं हो पाता है, जो पास हो जाता है वो एक्ट बन जाता है। तो बिल कितने नंबर का था, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल था 128वें नंबर का और एक्ट था 106 नंबर का। और यह पेश किसने किया था, तो यह पेश करने वाले मंत्री थे अर्जुन मेघवाल जी, जो कि भारत के कानून मंत्री हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है, इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है। यह इटली का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर बेदी जी को सम्मानित किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट यह इटली का अवार्ड है। इसे अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो कबीर बेदी जी को दिया गया है जो कि एक भारतीय एक्टर है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कबीर जी को क्या दिया गया है, इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन, जो कि इटली का सर्वोच्च सम्मान है। अब देखते हैं कि पीएम मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, तो मिस्र का, फ्रांस, ग्रीस, फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, इन सभी देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। जबकि सूरीनाम देश जो कि दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ का येलो स्टार जो पुरस्कार था, हाईएस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सूरीनाम देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो यह है जॉर्जिया मेलोनी जी। अभी हाल ही में जो है चीन के BRI से
खुद को किसने अलग किया है, किस देश ने चीन के BRI से अलग कर लिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इटली और फिलीपींस। इटली और फिलीपींस ने चीन के BRI से खुद को अलग कर लिया है। BRI का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इसका मतलब होता है चीन का माल जो है यूरोप और इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचाना। तो बीच बीच में जो छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं उनसे लेकर ऐसे रास्ता बना रहा है और अफ्रीका तक जाने के लिए और इधर ऊपर से यूरोप कंट्री में पहुंचने के लिए जो परियोजना शुरू की जा रही है जिनके द्वारा, उसे कहा जाता है BRI। तो BRI से कौन कौन से देश अलग हो गए हैं? अभी हाल ही में अलग हुआ है चीन और कुछ समय पहले हुआ था फिलीपींस, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है आज का 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो अब हम देखने वाले हैं ROARO जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए मैंने आज 5 करंट अफेयर क्वेश्चन लिया है। अगर आप सभी को उत्तर प्रदेश ROARO 2023 के लिए एग्जाम देना है तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन रहेगा आपका, एक ऑप्शन सही रहेगा, एक गलत रहेगा। तो इसमें अभी आज 5 करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगर आप सभी को अच्छा लगेगा, अगर कोई भी एक भी व्यक्ति अगर कमेंट करेगा तो मैं कल से 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में प्रमुख उत्सव है? तो एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम का या मणिपुर का? तो सही जवाब आपका हो जाएगा मिजोरम का एंथोरियम उत्सव है। आपका नेक्स्ट हो जाता है, थर्ड प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो जो हरिमो शक्ति अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? मेघालय के उमरोई में, ठीक है। तो इसमें भारत की सेना और किस देश की सेना के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड या मलेशिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के साथ भारत कौन सा अभ्यास करता है? हरिमो शक्ति, जो अभी हाल ही में कहाँ पर किया 2023 में? मेघालय के उमरोई छावनी में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? आपको पता है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होना था जो कि हो चुका है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, उनमें CM भी बन चुके हैं। लेकिन तब चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था? अक्षय कुमार को या राजकुमार राव को? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राजकुमार राव जी को चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया था। पांचवा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? जो जम्मू कश्मीर में अवैध विदेशी रहते थे उनकी जानकारी के लिए अध्यक्षता में एक समिति किसके गठन में बनाई गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा RK गोयल या KT शाह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा RK गोयल जी के गठन में एक समिति बनाई है, जो कि किसके लिए बनाई गई है? जो जम्मू कश्मीर में अवैध विदेशी घुसकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये 5 करंट अफेयर क्वेश्चन ROARO से संबंधित है। अगर आप सभी को ये प्रयास अच्छा लगेगा तो कल से मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।